हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एमए फाइनल ज्योग्राफी के अंतर्गत क्लाइमेटोलॉजी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम मानसून के संदर्भ में बात करें। इसका वीडियो नंबर 2 है। प्रथम वीडियो में हमने मानसून किसे कहते हैं, मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में हमने चर्चा की, उसके प्रकार, इनके बारे में बतलाया। इस वीडियो में हम मानसून की उत्पत्ति की संबंधी जो संकल्पना है उनके संदर्भ में बात करेंगे डियर स्टूडेंट। इसके अंतर्गत हम मानसून की उत्पत्ति की जो तापीय संकल्पना है डियर स्टूडेंट, उसकी मुख्य रूप से बात करेंगे और उसके बाद में हम मानसून की उत्पत्ति की गतिक संकल्पना के संदर्भ में बात करेंगे। मानसून की उत्पत्ति की जो तापीय संकल्पना है डियर स्टूडेंट, उसका सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किया वो 1686 में हेले के माध्यम से किया गया। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित तापीय संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति एकमात्र पृथ्वी के असमान घटक स्थल तथा जल का विन्यास तथा उसके गर्म व ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण ही होती है। यदि पृथ्वी समांग होती, अर्थात या तो केवल स्थल ही स्थल होता या जल ही जल, तो मानसून का आविर्भाव कदापि नहीं होता। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो मानसून हवाएं स्थल तथा जल समीर का ही विस्तृत रूप होती हैं। गर्मियों में अधिक सूर्य ताप के कारण स्थल भाग सागर की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाने के कारण न्यून दाब के क्षेत्र हो जाते हैं तथा सागरीय भागों से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। इसके विपरीत जाड़े में स्थल भाग उच्च वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं तथा सागरीय भाग न्यून दाब के क्षेत्र, परिणाम स्वरूप स्थल से जल की ओर हवाएं चलने लगती हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून डियर स्टूडेंट, 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकने लगता है। परिणाम स्वरूप सर्वाधिक सौरिक ऊर्जा मिलने लगती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है। अत्यधिक ताप के कारण एशिया पर न्यून वायुदाब बन जाता है। हिमालय के कारण 2 स्थानों पर निम्न दाब होता है, बेकाल झील के पास तथा मुल्तान के पास। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल के कारण दक्षिणी हिंद महासागर तथा उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास उच्च दाब विकसित हो जाता है। इसी तरह जापान के दक्षिण में प्रशांत महासागर में उच्च दाब बन जाता है। परिणाम स्वरूप उच्च दाब वाले क्षेत्रों से, अर्थात महासागरीय भागों से निम्न दाब वाले स्थलीय भागों की ओर हवाएं चलने लगती हैं। सागरों के ऊपर से आने के कारण नमी से लदी ये हवाएं पर्याप्त वृष्टि प्रदान करती हैं। जब डियर स्टूडेंट निम्न दाब क्षेत्र अधिक सक्रिय हो जाता है तो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं भी भूमध्य रेखा को पार करके मानसूनी हवाओं से मिल जाती हैं। इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में कहा जाता है। एशिया में मानसून की 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक है चीन तथा जापान की मानसून और दूसरी है दक्षिणी एशिया की मानसून। भारत पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक बंगाल की खाड़ी की शाखा जो देश के पूर्वी तथा मध्य उत्तरी भागों को प्रभावित करती है। दूसरी अरब सागर की शाखा जो कि देश के दक्षिणी पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भाग को प्रभावित करती है। ये था ग्रीष्मकालीन मानसून। अब हम शीतकालीन मानसून की बात करेंगे। शीतकाल में 22 दिसंबर को सूर्य कर्क रेखा पर डियर स्टूडेंट लंबवत चमकता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। एशिया महाद्वीप पर बेकाल झील तथा पेशावर के पास उच्च दाब स्थापित हो जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल के कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण में
निम्न दाब बन जाता है, जिस कारण स्थलीय भाग से सागरों की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इसे उत्तरी पूर्वी मानसून भारत में डियर स्टूडेंट कहा जाता है तथा स्थल की ओर से आने के कारण यह हवाएं शुष्क होने से वर्षा प्रदान करने में असमर्थ होती हैं। इस तरह से पुरानी संकल्पना अर्थात तापीय संकल्पना के अनुसार दोनों मानसून यानी ग्रीष्मकालीन मानसून डियर स्टूडेंट और शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति तापीय अंतर तथा उससे जनित वायुदाब में अंतर के कारण बताई गई है। शरदकालीन मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून दोनों को इस डायग्राम या मानचित्र के माध्यम से समझाया गया है। ए में शीतकालीन मानसून की पोजीशन और बी में ग्रीष्मकालीन मानसून की पोजीशन को विस्तार से समझाया गया है। मानसून की उत्पत्ति की जो दूसरी संकल्पना वो है गतिक संकल्पना। मानसून निश्चित ही मानसून की प्राचीन संकल्पना यानी तापीय संकल्पना के अंतर्गत मानसून हवाओं का अत्यधिक साधारणीकरण कर दिया गया है। वास्तव में मानसून की तापीय उत्पत्ति को अस्वीकार किया जा रहा है। इस प्राचीन संकल्पना के विरोध में निम्न तथ्य डियर स्टूडेंट प्रस्तुत किए गए हैं। यदि ग्रीष्मकाल में महाद्वीपों पर विकसित निम्न दाब का संबंध उच्च तापमान से होता तो कम से कम कुछ समय तक इन्हें अपने स्थान पर स्थायी रहना चाहिए, परंतु दैनिक ऋतु मानचित्रों को देखने से स्पष्ट होता है कि ये कभी भी स्थायी नहीं होते। इनमें अचानक तथा व्यापक स्थानांतरण डियर स्टूडेंट होता है। इससे स्पष्ट है कि इन निम्न दाबों का संबंध उच्च तापमान से न होकर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ आने वाले अनेक चक्रवातों से है। अतः ग्रीष्मकालीन यानी लो न होकर के साइक्लोन लो होता है। दूसरा, मानसूनी हवाओं की वृष्टि प्रदान करने की सामर्थ्यता पर भी संदेहजनक बताई गई है। यदि हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के ऊपर से आने के कारण ये हवाएं आर्द्रता से पूर्ण होती हैं, परंतु वर्षा मुख्य रूप से उन पवनों से संबंधित वायुमंडलीय तूफानों, चक्रवातों, सैवनीय धाराक्रम आदि से ही डियर स्टूडेंट होती है। तीसरा, यदि मानसूनी हवाएं तापजन्य होती तो वायुमंडल के ऊपरी भाग पर अनेक विपरीत हवाओं का क्रम होना चाहिए, जैसा कि व्यापारिक हवाओं वाले भागों में ऊपर प्रति व्यापारिक हवाएं होती हैं। ज्ञातव्य है कि डियर स्टूडेंट कुछ मानसूनी वैज्ञानिकों ने क्षोभमंडल एवं समताप मंडल में भी ऊपरी वायुमंडल में हवाओं में मौसमी भिन्नताओं का अवलोकन किया है और इस तरह की ऊपरी वायुमंडलीय हवाओं जिनकी दिशाओं में ऋतुवत परिवर्तन होता है को ऊपरी वायुमंडलीय मानसून या एरोलॉजिकल मानसून कहते हैं। उपरोक्त आधारों पर फ्लोन नामक विद्वान ने मानसून की तापीय उत्पत्ति का खंडन करके डियर स्टूडेंट गतिक उत्पत्ति की नवीन संकल्पना का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि मानसून हवाओं की उत्पत्ति मात्र वायुदाब तथा हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक पवनों के मिलने से अभिसरण आविर्भाव होता है। इसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस या अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण कहते हैं। उत्तरी सीमा को नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन तथा दक्षिणी सीमा को साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन कहते हैं। आईटीसी के मध्य डोल्ड्रम की मेखला होती है जिसमें भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं चलती हैं। सूर्य की उत्तरायण स्थिति के समय एनआईटीसी की शक्कर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत होती है, जिसके अंतर्गत दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी एशिया आ जाता है। इस भाग पर डियर स्टूडेंट विषुवत
रेखीय पछुआ हवाएं स्थापित हो जाती हैं, जो कि गर्मी की दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं होती हैं। इस एनआईटीसी के साथ अनेक वायुमंडलीय तूफानों, चक्रवातों का आविर्भाव हो जाता है, जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह जाड़े की मानसून दक्षिणी गोलार्ध में स्थित निम्न वायुदाब के कारण उत्पन्न नहीं होती है। वास्तव में वायु की मेखला के दक्षिण की ओर खिसकने से उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की पुनर्व्यवस्था हो जाती है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर डियर स्टूडेंट, दक्षिणी पूर्वी एशिया से एनआईटीसी हट जाती है तथा उस पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं का स्वाभाविक विस्तार हो जाता है। ये ही जाड़े की मानसून डियर स्टूडेंट होती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। निश्चित रूप से मानसून की दोनों संकल्पनाएं आपको समझ में आई होंगी।